हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सु संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट है। और कई सारे हमारे जो जुडिशियल एग्जाम है, हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एज वेल एज जो हमारे सीए फाउंडेशन या इसी तरह के जो दूसरे एग्जाम है, उनमें काफी कुछ काम आता है। थोड़ा सा नॉलेज आप लोगों के साथ में शेयर करता है। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन पर एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारा ये कहता है कि भाई व्हाट इज लॉ, आखिर लॉ है क्या। तो हम लोग सब जानते हैं कि भाई लॉ क्या है। लॉ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज है, यानी कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम सोसाइटी में प्रॉपर तरीके से रह पाए तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे लिए काम आएंगे, उन सबको जो सेट हमने बना दिया, जिसमें हमारे ऑब्लिगेशंस दिए हुए हैं, जिसमें हमारी ड्यूटीज है और जिनके थ्रू कल को हम अपने राइट्स भी अचीव कर पाएंगे, उसको हम लोग कहते हैं लॉ। इसको गवर्नमेंट इंपोज करती है और बेसिकली ये सोसाइटी के अंदर हमारा जो वेलफेयर है और जो जस्टिस है उसको सिक्योर करने का काम करता है। और चूंकि इंडिया में आप लोग सब जानते हो बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सारे रिलीजन्स हमारे यहाँ पे हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे यहाँ पे, इसीलिए हमारा सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल जो है वो बहुत सारे एस्पेक्ट यहाँ पे है और उन सबको इंक्लूड करके बना हुआ है हमारे यहाँ पे लॉ। तो ये फर्स्ट पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में आया कि भी आखिर सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है, हमारे यहाँ लॉ के सोर्सेज क्या है। तो देखिए, बेसिकली हमारे यहाँ पे मेनली 4 सोर्सेज काम करते हैं लॉ के। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, और उसी के थ्रू ही हमारे जितने लॉ हैं वो सारे के सारे गवर्न हैं। अब सेकंड नंबर पे आया, अगर सेंट्रल लेवल पर बात करें तो हमारे पास में पार्लियामेंट है, जहां पे राज्यसभा है, लोकसभा है, जहां से हमारे लॉस पास होते हैं, जहां से एक्ट पास होते हैं जो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है। और उसके अलावा स्टेट की असेंबलीज हैं, जहां पे ऐसे एक्ट पास होते हैं जो स्टेट पे अप्लाई होते हैं। स्टेट का जो एरिया है, जुरिस्डिक्शन एरिया जो है, वहां पे अप्लाई होता है, उनकी टेरिटरीज में अप्लाई होता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास हैं बहुत सारे जुडिशियल डिसीजन हैं, बहुत सारे कोर्ट के डिसीजन हैं। जब आप लोग पढ़ते हैं लॉ को तो आप जानते हो बहुत सारे, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष के बारे में बात करते हैं, चेन्नई वर्सेस रमैया के बारे में बात करते हैं, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त पर बात करते हैं, या कंपनीज की बात करें तो ऐश्वरी रेलवे कैरेज आयरन कंपनी वर्सेस रीके में हमारी बात होती है। तो ये सारे जुडिशियल डिसीजन जो हैं वो सभी लॉ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंटरप्रिटेशन का पार्ट है। उसके अलावा हमारे कस्टमर यूजेस, देखिए हमारा लॉ बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, लेकिन उसके भी पहले से हमारे यहाँ पे बिजनेस चले आ रहे हैं। और जब आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते हैं, जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ते हैं, तो उन सब में इसका यूज होता है कि हमारे जो पुराने कस्टम जो इलीगल नहीं है उनको भी हम एज लॉ फॉलो करते हैं। तो ये हमारे 4 बड़े सोर्सेज है लॉ के। नाउ, अब जैसा मैंने कहा कि जो भी पार्लियामेंट एक्ट पास करेगी राज्यसभा और लोकसभा के थ्रू होते हुए, वो पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। जो स्टेट असेंबली के अंदर पास होगा वो स्टेट के बॉर्डर एरिया में होगा। राजस्थान के लिए अलग एक्ट हो सकता है, महाराष्ट्र के लिए अलग है, गुजरात के लिए अलग है, ऐसा कुछ। अच्छा, अभी चूंकि हमारे यहाँ पे जो लेवल काम करता है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का है, तो इसीलिए यहाँ पे जो लिस्ट बनी है, काम की जो लिस्ट बनी है, वर्किंग जो लिस्ट बनी है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, सेंट्रल, स्टेट और ज्वाइंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जितने भी काम कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड किए वो सारे के सारे करने वाली, उनके रूल्स बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में जो आ रहा है वो सारा स्टेट गवर्नमेंट का है, और ज्वाइंट या कॉन्करेंट लिस्ट भी इसको बोलते हैं। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जहां स्टेट और सेंट्रल दोनों को पावर दी है कि आप मिलकर इससे रिलेटेड रूल्स को बना सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स की बात की जाए तो सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट है, और पूरे देश में, पूरे इंडिया में एक ही इनकम टैक्स एक्ट जो हमारा है 1961 या जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्लाई करती है। ठीक है। अच्छा, कई सारे ऐसे, जैसे एजुकेशन का अगर मैटर हो गया है, ठीक है, या आप कह सकते हैं सीवरेज सिस्टम का जो मैटर हो गया है, वो सारा काम स्टेट गवर्नमेंट का है, जो स्टेट अपने एरिया के अंदर काम करने वाली है। बराबर। अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो कॉमनली काम करेंगे, जैसे स्टैम्प ड्यूटीज लगती है ना, लेवी ऑफ स्टैम्प ड्यूटीज जो हमारी लगती है, तो स्टैम्प ड्यूटीज के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को लॉज बनाने का पावर है। वो अपने अपने हिसाब से दोनों लॉ जो है बना सकती है, जो कंट्री पे एज वेल एज स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, तो सिंपल सी बात हो गई। नाउ हमारे यहाँ लॉ बनाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है भाई। सबसे पहले आप लोग सब जानते हैं बिल प्रपोज होगा पार्लियामेंट में, बराबर। इसका डिटेल अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, बराबर से। बाकी बहुत सिंपल कंसेप्ट आप लोगों को पता है कि होने क्या वाला है। बिल जो है वो प्रपोज होगा पार्लियामेंट के अंदर। बिल पार्लियामेंट में प्रपोज होने के बाद में जाएगा लोकसभा में, लोकसभा से पास होने के बाद वो पास होगा राज्यसभा में, बराबर। और राज्यसभा में भी पास होने के बाद जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में, उनका कंसेंट मिलेगा। और आप सब जानते हैं जैसे ही उनका कंसेंट मिल जाएगा, नाउ इट बिकम एक्ट।
अभी वो एक्ट बन जाएगा, लेकिन अभी तक एप्लीकेबल नहीं है। अभी नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट ऑफ इंडिया, इंडिया के ऑफिशियल गजट में जाकर के वो नोटिफाई होगा, उसके बाद में नाउ इट बिकम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी यहां से अब वो एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ जी, यानी कि जो बिल हमने प्रपोज किया, बिल प्रपोज करने के बाद में यहां आकर के प्रेसिडेंट का कंसेंट हमको मिल गया, बराबर। बिल प्रपोज हुआ, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, प्रेसिडेंट का कंसेंट मिला, देन ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हुआ, नाउ अभी वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कहलाएगा और एप्लीकेबल हो जाएगा। अब देखिए बढ़िया चीज, नॉर्मली जिस दिन प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल गया उसी दिन से हम एप्लीकेबल मान लेते हैं एक्ट को, बराबर से। लेकिन ऑफिशियल जैसे कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट पे प्रेसिडेंट का कंसेंट मिल गया 29 अगस्त को, लेकिन गजट नोटिफिकेशन जो है वो 30 अगस्त आया, तो उस दिन हम डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी बांधते हैं। बाई चांस उसमें अगर कोई फ्यूचर की डेट होती, बाई चांस हमको ये बोल देते कि भाई इसको हम एप्लीकेबल करेंगे अगले साल के 1 जनवरी, है ना, ये 13 में आया था, तो 1 जनवरी 14 से, तो वो डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी हमारी हो जाती। तो छोटा सा हमारा प्रोसेस है लॉ बनाने का, ध्यान में रखिएगा। चलिए जी, अब इंडिया में बहुत सारे लॉज हैं जिनमें सबसे पहले नंबर पे आया क्रिमिनल लॉ। और अगर क्रिमिनल लॉ की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे क्यों बनाया क्रिमिनल लॉ भाई? पर्टेनिंग टू वॉयलेशंस ऑफ द लॉ। अगर कोई भी लॉ के प्रोविजंस को ब्रेक करेगा या फिर कहीं पर भी पब्लिक रॉन्ग करेगा तो उसको या सजा दी जाएगी, पनिशमेंट दिया जाएगा, जेल भेजा जाएगा या उसके अगेंस्ट में फाइन लगेगा। ये सब चीजें हैं क्रिमिनल लॉ में। अब इंडिया में क्रिमिनल लॉ दो तरीके से, हालांकि यहां मैं क्लियर कर देना चाहता हूं आप लोगों को कि ये कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए जहां कोर्स चेंज नहीं हुआ है उनके लिए ये पढ़ाया जा रहा है, बराबर से। अदरवाइज सब जानते हैं कि इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता आ चुकी है, सीआरपीसी भी चेंज हो चुका है हमारा, बराबर। तो अभी हम एक पुरानी बात भी यहाँ पे कर रहे हैं जो चल रही है पुराने टाइम से, और अभी के कुछ एग्जाम्स के अंदर यही चीज एप्लीकेबल है। तो इंडियन पिनल कोड जो है वो लग चुका है, सॉरी इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता लग चुका है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि इंडिया में दो लॉ है क्रिमिनल के लिए, इंडियन पिनल कोड है, आईपीसी हो गया, डिफाइन द क्राइम, इट्स नेचर एंड पनिशमेंट। ये बताता है कौन सा क्राइम, उसका नेचर कैसा है, बराबर से, और उसको क्या पनिशमेंट मिलना चाहिए, और उसके लिए पूरा जो प्रोसीजर काम होगा, कैसे वो पनिशमेंट मिलेगा, कैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होगी, प्रोसीजर, वो सब हमको सीआरपीसी के अंदर दे रखा है। तो मर्डर हो गया, रेप हो गया, थेफ्ट हो गया, फ्रॉड हो गया, जो मैं आपको कहता था सेक्शन 420 है जो इंडियन पिनल कोड में था, और जो अब बीएनएस के अंदर सेक्शन 316 हो गया। तो ये सारे जो हमारे चेंजेस यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, वो सब यहाँ पे इंडियन पिनल कोड के अंदर पहले पुराने हमारे सेक्शन से जो अब सारे बीएनएस के अंदर नए सेक्शन आ चुके हैं। उसके अलावा चीटिंग, असॉल्ट, ये सारी चीजें जो है वो हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर कवर है, जो हमको ध्यान में रखनी है। नाउ सिविल लॉ की बात की जाए तो वी आर सिविलियंस, हम लोग एक सिविल सोसाइटी में रहते हैं। हमारे बीच छोटे मोटे झगड़े बहुत हो सकते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो, चाहे हमारे बीच में कोई गुड्स की डिलीवरी को लेकर के डिस्प्यूट है, या हो सकता है बोरोवर और लेंडर के बीच का कुछ मैटर है, या लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच का मैटर है। ये सारे मैटर सिविल लॉस के लिए हैं जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होते हैं, है ना। तो अब यहाँ जो हमारा सिविल लॉ है वो हमको पनिश करने पे ज्यादा जोर नहीं देता है, वो कहता है कि यार किसी तरह से मैटर रिजॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाए भाई, और अगर किसी पार्टी को दूसरे को कॉम्पनसेट करना पड़े तो वो भी कर दिया जाए, बराबर से। उसके लिए हमारे यहाँ पे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बना हुआ है, बराबर। और कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये भी अब चेंज में है, और उसके अलावा कई सारे एक्ट जो हमने पढ़े भी हैं। अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास है, प्रॉपर्टी लॉ है, लॉ ऑफ टॉर्ट है, फैमिली लॉ है, ये सारे लॉज जो है वो हमारे सिविल लॉ के पार्ट है जो अपने को ध्यान में रखने चाहिए। चलिए जी, कॉमन लॉ क्या है? अब कॉमन लॉ जो अभी मैंने आपको कहा था कई सारे कोर्ट के डिसीजंस आ गए, तो जुडिशियल प्रेसिडेंट और केस लॉस, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन लॉस, बराबर। अब जो भी डिसीजन आएगा इधर सुप्रीम कोर्ट देगा, हाई कोर्ट देगा, बाकी की कोर्ट देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग किया है, आर्टिकल 141 कहता है बाइंडिंग ऑन ऑल दी कोर्ट्स, भारत के सारे कोर्ट को उसकी बात को मानना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ एक बढ़िया हमारा डोक्राइन काम करता है स्टे डिसाइसिस का, इसको समझिएगा। इट इज अ लैटिन फ्रेज जो कहता है टू स्टैंड बाय दैट विच इज डिसाइडेड, यानी जो डिसाइड हो चुका है हम उसके साथ में खड़े हैं, मतलब वही डिसाइडेड है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसाइड कर दिया है तो बाद में उस पर कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है, जो डिसाइडेड है उसको मानना है। The obligation of court to follow the same principle or judgment established by the previous decision while ruling a case where the facts are similar. अगर जैसे आप लोग भी जब एग्जाम में क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग रेफरेंस देते हैं केस का कि सर यहाँ बालफोर वर्सेस बालफोर लगेगा, क्यों लगेगा? क्योंकि जो सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं वो और केस का सिचुएशन सिमिलर है, तो कोर्ट भी तो वही कर रहा है।
जो मैटर सिमिलर है, जिसके फैक्ट्स सारे सिमिलर हैं, जो ऑलरेडी पहले डिसाइड हो चुका है, तो हम उसके डिसीजन को यहां पे फॉलो कर लेते हैं। बराबर ये ध्यान में रखना है। या ऑन ऑल 4 लैक्स विद द अर्लियर सिचुएशन, यानी अर्लियर जो डिसीजन हुआ उससे हमारी सारी चीजें मैच करती है। सारे ऑल 4 लैक्स का मतलब चारों चीजें जो है एक तरह से ऑल थिंग्स जो हैं वो मैच कर रही है, हमारी सारी सिचुएशन मैच कर रही है। तो जो पुराना डिसीजन हमने लिया है उसी को हम यहाँ पे फॉलो कर लेंगे, उसी को रेफरेंस दे देंगे। ये हमारा डोक्ट्राइन ऑफ स्टेट डिसाइसिस कहता है, जो अपने को ध्यान में रखना है। बराबर से, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जस्ट नेचुरल कहता है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है। जस्टिस गोइंग बियॉन्ड रिटन लॉ, कई बार कुछ ऐसी चीजों से बाहर हमको जाना पड़ता है जो लिखी हुई नहीं है, लिखे हुए से भी बाहर। नेमो जुडिक्स इन कॉजा सुआ कहता है नो वन शुड बी मेड अ जज इन ओन केस। अब देखो कुछ चीजें यहाँ पे दी है। नेचुरल जस्टिस का लॉ जैसे आप कॉमनली सब जगह पढ़ते हो कि चांस ऑफ गिविंग हर्ड हियरिंग, हम कई जगह पे हियरिंग का चांस देते हैं पार्टीज को। तो जो हियरिंग का चांस आप पार्टीज को दे रहे हो, बेसिकली वही हमारा जस्ट नेचुरल है। कि भाई जहां पे हम कई बार रिटन लॉ से बाहर जाके, कई सारी मूवी सीरियल्स में आप देखते हो कि रिटन लॉ जो लिखा हुआ है उससे बाहर जाके भी, खास करके जॉली एलएलबी वगैरह आप अगर देखते हो, है ना, मूवीज का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने देखा हुआ है। तो वहां जब आप देखोगे तो कई बार आपने देखा होगा जिस वक्त में जज अपना कोई डिसीजन दे रहा है, या जैसे विटनेस को अचानक से प्रेजेंट कर दिया, आप वो कह रहे हैं विटनेस अलाउ कर रहे हैं। अब सामने वाला अपोनेंट जो एडवोकेट है वो कह रहा है नहीं सर ये लॉ के खिलाफ है, लॉ के अगेंस्ट, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये प्रोसीजर के अगेंस्ट है। तो वहां पे जज अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि नहीं जी, जस्टिस जो है वो नेचुरल लॉ ये कहता है कि यहाँ पे हमको इसको परमिट करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल जस्टिस, कि भाई इंसाफ होना चाहिए सबके साथ, भले ही वो लॉ की लिखी हुई चीजों से कई बार बियॉन्ड चला जाए। ठीक है, अच्छा। नो वन शुड बी मेड अ जज ऑफ हिज ओन कॉज, अपने ही चीज का। इसीलिए तो हम कोर्ट में जा रहे हैं, क्योंकि जब आपके और मेरे बीच में डिस्प्यूट होगा, मुझे लगेगा मैं सही हूं, आपको लगेगा आप सही हो, तो आप खुद के जज खुद नहीं बन सकते हो। और ऑडी ऑल्टरम पैटर्न क्या कहता है, हियर द अदर पार्टी और गिव द अदर पार्टी अ फेयर हियरिंग। वही चीज हो गया ना, सामने वाले की भी तो सुनो भाई, डिस्प्यूट होता है इसलिए है ना, हम उसकी सुन रहे हैं ना वो हमारी सुन रहा है, इसीलिए एक पार्टी नहीं दोनों पार्टीज को सुनकर के फिर डिसीजन मेकिंग होगा, अदर पार्टी को भी सुनना पड़ेगा। ये ऑडी ऑल्टरम पैटर्न हमारा एक छोटा सा पॉइंट है। कुछ लेटिन प्रिंसिपल्स है उनके ऊपर हम लोगों ने बात कर लिया। चलिए अब कुछ चीजें हमारे कोर्स में और थी। एनफोर्सिंग द लॉ, हमारे इंडिया में कुछ लॉस की मिनिस्ट्री है, कमर्शियल लॉ से रिलेटेड है खास करके, जिनमें पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, हमारा वित्त मंत्रालय, निर्मला सीतारमन जी आपके सामने है। और इसका कनेक्शन है भारत की इकोनॉमी से, और साथ ही ये काम करता है हमारा ट्रेजरी, हमारा खजाना भरने का काम करता है भाई, फाइनेंस मिनिस्ट्री है। ठीक है, अब इनके पास बहुत सारी चीजें हैं, इनके पास टैक्सेशन है, टैक्स लगाने का काम ये करते हैं, फाइनेंशियल लॉज बनाने जितने भी हैं वो सारे यही देख लेते हैं, बराबर जीएसटी वीएसटी सब लगाया, या जो भी और लॉज बनाने। उसके अलावा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब पे कंट्रोल करना भी यही करने वाले हैं। कैपिटल मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट वगैरह, या कैपिटल वाला जो मार्केट है उसको कंट्रोल करना। उसके अलावा सेंटर और स्टेट के लिए फाइनेंस अरेंज करना, उस सबको देखना मतलब, और यूनियन बजट में सबसे बड़ा काम है, ये सारे ये करने वाले हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम इनका रहता है यूनियन बजट का। और जैसे ही बजट आता है, हमारे प्रोफेशनल्स, हमारे चार्टेड्स, दूसरे प्रोफेशनल्स और कॉमन मैन भी उसकी वेट करता है, ताकि पता लगे क्या टैक्स की रेट है, कितना भरना है, किस पे क्या रेट लगी है। बिजनेसमैन भी वेट करता है। ये सब काम है हमारी कौन सी मिनिस्ट्री का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इतना बड़ा, 140 करोड़ का हिंदुस्तान होने जा रहा है, हो चुका है। तो अब इतना बड़ा जो हमारा मिनिस्ट्री है भाई, वो अकेला तो काम करेगा नहीं, कई सारे ऑफिसर्स काम करेंगे और कई सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे 4 तरह की सिविल सर्विसेज जो है वो हमारे पास में है। बढ़िया सिविल सर्विसेज है भाई, 4 और एक एक्स्ट्रा हम आपको और दे रहे हैं, 5 सर्विसेज हैं जिनमें भी आप अपना करियर भी बना सकते हो। जैसे पहले नंबर पे आया इंडियन रेवेन्यू सर्विस, आईआरएस। जैसे आप लोगों ने ज्यादातर आईपीएस सुना है, या आप जनरली जो है वो आरएस आईएएस के बारे में सुनते हैं। आईआरएस भी हमारे पास एक सर्विस है। अगेन यूपीएससी के थ्रू हमको कई सारे एग्जाम्स देने पड़ते हैं यहाँ पे। तो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जिसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। एक हमारे पास में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, और यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के अंडर में काम करते हैं। यानी कि आप ये समझें कि इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट अकाउंट्स है, चाहे सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, उन सबके अकाउंट्स मेंटेन करना, उनका ऑडिट करना, ये पूरा डिपार्टमेंट करता है। तो यहाँ पे अगर आपको जॉब चाहिए तो एक मतलब वही अपना एक बड़ा, एक कह सकते हो सिविल सर्विस का पार्ट हो गया, ये सेंट्रल सिविल सर्विस का पार्ट है। उसी तरह से आईईएस अभी बहुत चल रहा है, ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जो है, इसमें आप काम कर सकते हैं, जहां आप कंट्री के लिए जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी है उनके अंदर कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। उसके अलावा हमारे पास में इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस है, नाम से पता लग रहा है अकाउंट्स वगैरह मेंटेन कर रहा है, उसी डिपार्टमेंट के साथ काम होता है ये भी।
और एक एक्स्ट्रा और हमको दे रखा है इंडियन कॉस्ट अकाउंट सर्विसेज, जहां पे गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग का जो काम है वो यहाँ पे होता है। तो ये वो सर्विसेज हैं जो आप आईएएस और जो सुनते हो आप आईपीएस वगैरह, उसके अलावा इन सर्विसेज में भी जा सकते हैं। अच्छा, इनसे रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं। अब इतनी सर्विसेज है तो डिपार्टमेंट्स भी होंगे भाई। ये सारे के सारे डिपार्टमेंट किसके अंडर में काम करते हैं? ये सारे के सारे डिपार्टमेंट काम करते हैं वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो एक हमारे पास में आया डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अच्छा देखो नाम से पता लग रहा है, एक्सपेंडिचर खर्चे का काम देख रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इनकम का काम देख रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी है, जैसे बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए काम कर लेता है। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, नाम से पता लग रहा है इन्वेस्टमेंट करना, गवर्नमेंट का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, पब्लिक एसेट पे खर्च हो रहा है। भी जितने ब्रिज पुल वगैरह जो कुछ बिल्डिंग्स बनती है ये सब पब्लिक एसेट ही तो है, बराबर से। तो पब्लिक के लिए एसेट क्रिएट हो रही है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, पब्लिक के लिए जो कंपनीज हमारे यहाँ बनी हुई हैं, जो कंपनीज एक्ट भी जिनके ऊपर लगता है, ठीक है, चाहे भेल हो चाहे सेल हो, ये जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए, उनको कंट्रोल करने का काम ये सब ये मिनिस्ट्री जो है वो करने वाली है। तो ये सारे हमारे डिपार्टमेंट्स हो गए। और डिपार्टमेंट्स के ऊपर कौन है, किसके अंडर में ये सारे डिपार्टमेंट के ऊपर हमारे पास फाइनेंस मिनिस्ट्री, और उसमें आपके लिए डिपार्टमेंट्स में जॉब के लिए इतनी सारी सर्विसेज जो है वो हमारे पास में है, जो अपने को ध्यान में रखनी है। चलिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अगेन निर्मला सीतारमन जी उसको संभाल रही हैं। और ये क्या करता है भाई, इंडिया में कॉर्पोरेट बॉडीज को कंट्रोल कर रहा है। इधर कंपनीज एक्ट अप्लाई करना है, पुराना वाला नया वाला सब ठीक है, एलएलपी को, उसके अलावा एक और इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब ये क्या है, कोई भी, जैसे आज मान लीजिए अनिल अंबानी जी की कंपनी जो है, या जो हमारे विजय माल्या जी की जो कंपनी है भाई, जब वो इंसॉल्वेंट होती है तो पूरा एक एक्ट काम करता है उसके लिए कि कैसे एसेट्स मेंटेन करनी है, कैसे लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। तो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड बना हुआ है, तो ये सब हमारा एमसीए कर रहा है कंपनी से रिलेटेड। तो कंपनी एलएलपी एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का जो काम है वो इसको एडमिनिस्ट्रेट करना, इसको अप्लाई करना, ये सारा काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है, एमसीए। रेस्पॉन्सिबल है इंडिया में जो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर में काम कर रही है, उनको रेगुलेट करना। और इसमें अगर आपको चाहिए, इस मिनिस्ट्री में अगर काम करना है सिविल सर्वेंट बन करके, तो एक कैडर काम कर जाता है हमारा आईसीएलएस, है ना, आईसीएलएस काम कर पाता है, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज हो गया। और इसमें अगेन आप यूपीएससी के एग्जाम के थ्रू ही इसमें जाकर के सेलेक्ट आप हो सकते हैं, यूपीएससी के एग्जाम इसके लिए देना पड़ेगा। और इसमें जो हाईएस्ट पोस्ट तक जा सकते हैं वो है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना, डीजी हो गया, ये डीजी सीओए हो गया, डायरेक्टर जनरल की हमारी सबसे बड़ी पोस्ट हो सकती है। तो भाई बिल्कुल लगे इसके अंदर आप बन सकते हैं। फिर हमारे पास में आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय। अमित शाह जी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये मिनिस्ट्री अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। मेनली काम क्या है भाई, गृह मंत्रालय इंटरनल अफेयर्स को देखती है, इंटरनल सिक्योरिटी को बनाए रखना, और जो डोमेस्टिक अफेयर्स हमारे हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम जो है ये मिनिस्ट्री करती है। और इसकी जो मिनिस्टर है यूनियन मिनिस्टर हो गए। अब इनके बहुत डिपार्टमेंट है भाई साहब, बहुत डिपार्टमेंट है। जैसे एक है हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर मतलब आउटसाइड नहीं, इंटरनल जो हमारे जो स्टेट्स के बॉर्डर है उनको मेंटेन करना, ठीक है। एक हमारा इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा। कई जगह पे आपने देखा होता है कि भाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कई बार भेजना पड़ता है, आर्मी कई बार किसी स्टेट में भेजनी पड़ती है, तो इंटरनल सिक्योरिटी ये देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उसमें भी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख अफेयर्स, अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, क्योंकि आप जानते हो तो आर्टिकल 370 के हटने के बाद स्पेशल स्टेटस के लिए कुछ काम इनके लिए हम और कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एक अलग से पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स तो है, ये होम हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स के लिए जो इतने बने हुए हैं स्टेट्स हमारे हैं, तो अलग ही एक डिपार्टमेंट बना दिया था कि इनके आपस के जो डिस्प्यूट है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको हम सॉल्व कर पाए। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि आप जानते हो गृह मंत्रालय के थ्रू ही गवर्नमेंट के बहुत सारे नोटिफिकेशंस वगैरह निकलेंगे, तो एक हमको चाहिएगा सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, है ना, क्योंकि इतने सारे इंडिया में स्टेट है, अलग अलग लैंग्वेज में हमारे पास लेटर आ सकते हैं, तो उसको ट्रांसलेट करना। एक हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है सारा काम ज्यादा से ज्यादा हिंदी में हो। उसके अलावा सेंसस ऑपरेशंस जो है, जनगणना हमारे यहाँ जो होती है, जो जनगणना करवाते हैं, काउंटिंग जो होती है, वो सारा जो है वो भी यही डिपार्टमेंट करता है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स यहाँ पे काम करते हैं। फिर हमारे मेघवाल साहब आ गए हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको संभालते हैं बराबर से। अब डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री एंड जस्टिस के अंदर अगर बात करूं तो इसमें 3 तरह के डिपार्टमेंट बच्चे लोगों काम करते हैं। पहला डिपार्टमेंट है हमारे पास लीगल अफेयर्स का, ठीक है। अब लीगल अफेयर्स का जो हमारा डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज को एडवाइस करता है लॉ से रिलेटेड।
जैसे हमारे यहाँ होम मिनिस्ट्री है, उसको कोई एक्शन लेना है तो भाई लीगली आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। आज हमारे यहाँ जो फूड मिनिस्ट्री या कल्चर मिनिस्ट्री है या टूरिज्म मिनिस्ट्री है, उसको कुछ काम करना है, जैसे किसी जगह पे कोई टूरिज्म से रिलेटेड कोई चीज बनानी है, तो भाई आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, अलाउड है कि नहीं है ना। जैसे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जिस वक्त हमको बनाना था सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तो उस वक्त कई सारे विलेजेस की जमीन को एक्वायर किया, तो एक्वायर करना लॉ के हिसाब से गवर्नमेंट के पावर में भी है कि नहीं है, तो वो सब पे एडवाइस करने का काम कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, बराबर। उसके बाद में लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट हमारे काम करता है। भाई लेजिस्लेटिव क्या करता है, वो नाम से पता लगता है, मैनेजमेंट ऑफ द लीगल अफेयर, जितने लीगल मैटर्स है उनको मैनेज करना, ड्राफ्टिंग करना सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। जो भी आप ड्राफ्टिंग का मतलब क्या होता है, जितने लॉज बनते हैं उनकी लैंग्वेज बनाना, है ना। अब जितने लॉज बनेंगे हमारे, जितने भी लॉज आएंगे, तो उनकी लैंग्वेज कैसे सेट होगी, ड्राफ्ट कैसे बनेगा, कैसे लिखना है, कैसे लॉ के सेक्शंस बनेंगे, वो सारा काम हमारा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट करता है। और जस्टिस डिपार्टमेंट, बट ऑब्वियसली इंडिया में जस्टिस जो इतने सारे कोर्ट्स बने हुए हैं, उनको जो मैनेज करना है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन करना है, वो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस करता है। तो 3 डिपार्टमेंट हो गए। लीगल अफेयर स्टेट को सजेशंस देता है, उनको बताता है, एडवाइस करता है। लेजिस्लेटिव मेन ये डिपार्टमेंट है हमारा, जो कानून बनाने का काम करता है, ड्राफ्टिंग का काम पूरा ये करता है। जस्टिस इंडिया में जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेट करना। चलिए जी, सेबी 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 बहुत डिटेल में बात कर सकते हैं हम सेबी से, लेकिन हमारा छोटा सा जो कोर्स है उसमें कुछ बातें लिखी हुई है, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारा। तो सेबी क्या है भाई, इंडिया में जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो हमारे सिक्योरिटी मार्केट है, उनको कंट्रोल करता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में ये काम करता है। एस्टैब्लिशमेंट हुआ 12 अप्रैल 1888 को, और जो पावर्स जिसको दिए गए स्टैट्यूटरी पावर, वो 30 जनवरी 1992 सेबी एक्ट बनाया अलग से 92 है। अब देखो, जो कंपनीज अनलिस्टेड वाली हैं उनको बेसिकली कंपनीज एक्ट पूरी तरह से कंट्रोल करता है, लेकिन लिस्टेड कंपनीज जो हैं, स्टॉक मार्केट में जो काम कर रही हैं, उनको सेबी के प्रोविजंस भी साथ में मानने होते हैं। तो ये हमारा छोटा सा एक पॉइंट है सेबी। आरबीआई पे बच्चा जानता है आरबीआई के बारे में भाई, कि आरबीआई क्या हमारा सेंट्रल बैंक है, रेगुलेटरी बॉडी है, और अगेन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मजबूत है, उसी के अंडर में काम करता है ना। तो क्या अपन ने कहा था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम ही यही है भाई, इंडिया के लिए फाइनेंस ट्रेजरी का काम करता है। इंडियन बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना इनका काम है। भारत में जो मनी है, रुपया रुपया रुपया, उसको कंट्रोल करना, इश्यू करना, मॉनिटरी प्रॉपर्ली सप्लाई करना, ये सब इनके जिम्मे रहेगा, ठीक है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो मेन पेमेंट सिस्टम हो रहा है, और बट ऑब्वियस है, जो रिसिप्ट और पेमेंट सिस्टम है उसको कंट्रोल करना, और इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट करते रहना, ये सारा बेसिकली जो काम है वो हमारे आरबीआई का रहता है। बाकी आरबीआई के बहुत सारे काम हो सकते हैं, बैंकर्स बैंक है भाई ये तो इसीलिए, पर अपन छोटे से पॉइंट में पढ़ रहे हैं। अब इसके डिविजन्स हैं, मतलब 3 इसके आप कह सकते हो डिपार्टमेंट या ब्रांच कह लो। एक हमारी है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, नाम से पता लग रहा है, जहां पे नोट प्रिंटिंग होती है। 2 जगह पे हमारी ये प्रिंटिंग प्रेस है, यहाँ पे प्रिंट होते हैं, प्रिंट एंड मिंट्स इंडियन करेंसी नोट, जहाँ प्रिंटेड होते हैं, छपते जहाँ पे हैं, वो ये डिपार्टमेंट है। और 2 जगह हमारी प्रेस है भाई लोकेटेड है, एक है नासिक के अंदर और एक है देवास के अंदर। नासिक और देवास 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे रिजर्व बैंक की प्रिंटिंग प्रेस है, जहाँ पे काम होता है प्रिंटिंग का। चलिए, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या चीज है, रेगुलेट द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। नाम से पता लग रहा है पेमेंट कॉर्पोरेशन है, तो जो भी पेमेंट्स होने, हमारी गवर्नमेंट जो भी पेमेंट्स करने वाली है, और कल को जो लोन्स वगैरह के सेटलमेंट होते हैं, आप जानते हो बड़े लेवल के ऊपर लोन्स इश्यू होंगे, फिर सेटलमेंट होगा, वो सब ये करता है। एक बहुत जबरदस्त है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक न्यूज आई थी कि अगर आपके बैंक में अगर कोई बैंक में पैसा पड़ा है और कहीं पे चोरी वोरी हो गया, बैंक अगर डूब गया, तो 5 लाख रुपए तक का आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा, ठीक है। वो जो कॉम्पनसेशन देने का काम है वो ये करेगा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी। नाम से पता लग रहा है ये इंश्योरेंस करने का भी काम कर रहा है, जितना पैसा हमारा बैंक के पास डिपॉजिट है उसका इंश्योरेंस ये कर रहा है एक तरह से, और साथ में गारंटी, बैंकों को गारंटी। अब एक बैंक को दूसरी बैंक से लोन चाहिए तो उसके पीछे ये कॉर्पोरेशन गारंटी दे देता है। तो ये आरबीआई के अंडर में काम करता है, प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट एंड गारंटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज टू ऑल इंडियन बैंक्स। इतने इंडियन बैंक्स हैं, आज जैसे मान लीजिए हमारी एक बैंक है, उसको दूसरी बैंक से लोन चाहिए, गारंटी क्या, तो ये कॉर्पोरेशन गारंटी दे सकता है। गारंटी आप सब जानते हो कि वो नहीं चुका पाए तो हम चुकाएंगे, बाद में हम वसूल करते रहेंगे, ठीक है ना। और हमारा जो पैसा जमा है उसके लिए इंश्योरेंस का काम भी यही करता है। तो बढ़िया डिपार्टमेंट है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए। चलिए जी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड तीसरा जो हमारा था ना भाई, इसमें 3 लोग काम करते थे, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड। अभी ऊपर अपन ने कॉर्पोरेट लॉ के अंदर, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री के अंदर इसको पढ़ा था। तो अब ये क्या है, एक्ट काम करता है इसके लिए, उसको मैंने आपको कहा था। तो 1 अक्टूबर को ये एस्टैब्लिश हुआ। इनके पास में पावर है इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड जो बना हुआ है उसको गवर्न करना,
ये कवर करता है चाहे कोई दिवालिया इंडिविजुअल हो रहा हो, चाहे कंपनी हो रही हो, चाहे एलएलपी हो रही हो, चाहे पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फर्म, सबको गवर्न ये बोर्ड कर सकता है। अच्छा, नया जो कोड ये बनाया गया वो इसलिए बनाया ताकि रेजोल्यूशन प्रोसेस फास्ट हो जाए। पहले कहाँ मीटिंग करो, फिर एसेट बिकेंगी, फिर लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा, लेकिन बहुत फास्ट न्यू कोड विल स्पीड अप द रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ स्ट्रेस एसेट। सर स्ट्रेस एसेट का मतलब क्या? ऐसी एसेट जिन जो मॉर्गेज पर रखी हुई है, जिनके ऊपर लोन का भार है ना, तो ऐसी एसेट है जो मॉर्गेज पर रखी हुई है बेचारी, स्ट्रेस एसेट है कि कब वो बिकेंगी तब जाके लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा, वो सारी एसेट का फटाफट रिजोल्यूशन हो जाए। उसके अलावा प्रोसेस जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए इंसॉल्वेंसी का, यार बराबर फटाफट प्रोसीडिंग्स खत्म करो जल्दी से इंसॉल्वेंसी की, उसके लिए ये जो बोर्ड है वो काम करता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड जो है वो इज द रेगुलेटर फॉर ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग। जो भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स है और इससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी हमारे यहाँ काम करती है बराबर, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स काम करते हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज इन इंडिया। अब ये जो आप तीन देख रहे हैं ये कुछ एंटिटीज हैं जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के अंदर प्रोसीडिंग करती हैं, और इनको रेगुलेट करना इनके काम को वो बेसिकली हमारा यह जो बोर्ड है वो कर सकता है, ऐसा ठीक है। उसके अलावा ट्रिब्यूनल्स, हमारा एनसीएलटी भाई कंपनी लॉ के जितने मैटर है सर, उसका यहाँ क्या रोल है? अरे रोल है ना भाई, कल को कोई दिवालिया होगा तो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से भी हो सकता है कि एसेट बेचो, लाइबिलिटीज का पेमेंट करो, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है वसूली करनी है अपने को, तो ये इनके केसेस जो हैं, इट हैंडल द केसेस यूजिंग टू ट्रिब्यूनल्स, ये दो ट्रिब्यूनल्स के केसेस को हैंडल करने का काम भी ये कर लेता है, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो दिस इज इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है बराबर, बढ़िया बोर्ड है। चलिए जी, अब भारत में इंडियन जुडिशियल सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट, 3 लेवल पे हमको सिंपल बात करनी है। जुडिशियल सिस्टम में सबसे ऊपर हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, एपेक्स बॉडी है जुडिशरी की, सबसे बड़ी बॉडी, एपेक्स बॉडी की तरह से काम करता है बराबर से। स्टैब्लिश हुआ 26 जनवरी 1950 को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी बराबर इज द हाईएस्ट अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 126 बराबर से। अक्सर आप सीजेआई का नाम सुनते रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आर्टिकल 126 में जो अपॉइंट होते हैं, हाईएस्ट अथॉरिटी है। अब प्रिंसिपल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 7 मेंबर इंक्लूडिंग सीजेआई। अब देखिए सीजेआई को इंक्लूड करके जो बेंच, आपको बता दूं जैसे हमारे ऑफिस में ब्रांच होती है ना, वैसे कोर्ट्स के अंदर बेंचेस होती है, जजेस की बेंचेस, 1 जज की, 3 की, 5 की, 7 की, ऐसा कुछ। तो प्रिंसिपल बेंच जो यहाँ पे है उसमें 7 मेंबर्स है सीजेआई को इंक्लूड करके, लेकिन अब केस बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो 34 इस वक्त के अंदर नंबर इंक्रीज हो गया इंक्लूडिंग सीजेआई, क्योंकि केसेस ऑफ वर्कलोड बहुत बढ़ गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन। और अगर किसी इंडिविजुअल को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो बिल्कुल रिट पिटिशन में पावर दिया है आर्टिकल 32 में। रिट पिटिशन हमारा वो हो गया, कई बार आपने सुना होगा जैसे पब्लिक इंटरेस्ट रिट लगती है कई बार, है ना, तो ऐसा अगर रिट पिटिशन है तो उस मैटर में आर्टिकल 32 पावर देता है कि कोई इंडिविजुअल, ऐसा नहीं कि चैनल वाइज जाना है, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। नाउ हाई कोर्ट क्या हुआ? हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन ईच स्टेट, हाईएस्ट कोर्ट है बराबर। किसी भी स्टेट में अगर सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में आपको जाना है तो आप हाई कोर्ट पर जाएंगे, अपीलिंग कोर्ट है। और हाई कोर्ट हर स्टेट के अंदर होगा ही होगा, आर्टिकल 214 कहता है इट हैज अपीलेंट। अब ये क्या क्या काम करता है? अगर कोई लोअर कोर्ट के अगेंस्ट में अपील करना है, ये देखो ये जो मैंने पिक लिया है जोधपुर हाई कोर्ट का है बराबर, तो अपीलेंट मतलब राजस्थान हाई कोर्ट का है, सॉरी, जो जोधपुर में सिचुएटेड है। अपील करना है, ओरिजिनली आपको इनके पास ही जाना है, ठीक है। और उसके अलावा ये सारे वहां जो स्टेट के कोर्ट है उनके सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन का काम भी करता है। आर्टिकल 227 में इनके पावर दिए हुए, सुपरवाइजरी पावर जो उसके बारे में डिटेल उसकी लिमिट दे रखी है। इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हो गए, 6 स्टेट ऐसे हैं जो सिंगल हाई कोर्ट शेयर करते हैं। ईस्ट साइड के हमारे जो कुछ स्टेट ऐसे हैं बराबर, असम साइड वाले जो हो गए, तो 6 स्टेट एक ही हाई कोर्ट को शेयर करते हैं। अब कोई भी इंडिविजुअल भी डायरेक्ट रेमेडी के लिए, जैसे फंडामेंटल राइट अगर हमारे हर्ट हो रहे हैं ना, तो आर्टिकल 226 में बोला हुआ है जो हमारे फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल्स के हिसाब से, जैसे हमारा प्रिविटी का राइट है, स्पीच का राइट है, वो अगर हर्ट होते हैं तो उसके वॉल्यूशन के लिए हम सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये भी हमको, जैसे ऊपर रिट पिटिशन का पावर था, वैसे यहाँ पे भी सीधा हाई कोर्ट में जाने का पावर है। नाउ व्हाट अबाउट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? हाई कोर्ट के नीचे जो बिलो द हाई कोर्ट काम करेगी वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगी, 2 लेवल पे काम करती है बराबर से। अगर हम बात करें कि डिस्ट्रिक्ट जज की, तो सिविल लॉ के जो मैटर्स हमारे जो भी होंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट और डैमेजेस वगैरह, वो सारे जाते हैं हमारे कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट जज। और एक हमारे पास में सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सारे क्रिमिनल मैटर्स को ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके अलावा सिविल जज उन मैटर्स को ट्राई करेगा, ट्राई का मतलब यहाँ पे होता है प्रोसीडिंग्स करना, है ना, उन केसेस को प्रोसीड करना।
तो वो जो है वो ऐसे करेंगे जिनका वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा का नहीं होगा। सिविल जज कैन ट्राई सूट वैल्यू नॉट मोर देन 2 करोड़, उससे ऊपर है तो फिर आपको अपर कोर्ट्स में अगर हाई कोर्ट वगैरह में जाना पड़ेगा। तो 2 करोड़ से ऊपर के मैटर को सिविल जज नहीं देखेंगे, ठीक है। अब कोर्ट गेट उनका एक टेरिटरी होता है भाई, जो उनके एरियाज के हिसाब से होता है ना। जैसे आपने अक्सर सुना हुआ है कि चलो राजस्थान हाई कोर्ट तो हो ही गया, लेकिन जोधपुर सेशन कोर्ट में हमको जाना है कि अजमेर सेशन कोर्ट के अंदर जाना है या जयपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना है, तो आपका जैसे पुलिस थानों का जुरिस्डिक्शन एरिया होता है ना, वैसे हर कोर्ट का भी रहेगा जिसमें ये केस जाएगा। केसेस आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द लोकल लिमिट्स, जैसा अभी मैंने आपको कहा था। अब ये लोकल लिमिट कहां से डिसाइड होंगी, या तो पार्टीज जहां पे रहती हैं, पार्टीज के बीच का डिस्प्यूट है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो एरिया जो है वो कोर्ट का हमारा हो सकता है, जो अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के बाद में आ गई बिलो द हाई कोर्ट हो गया। दो तरह का हो गया, सिविल और सिविल कोर्ट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह सकते हैं, और क्रिमिनल मैटर्स के हमारे यहाँ पे क्रिमिनल मैटर्स के लिए सेशन कोर्ट जो है वो काम करती है। 2 करोड़ तक के जो मैटर है वो सिविल जज देखते हैं, उससे ऊपर के नहीं देखेंगे। जहां पे भी पर्सन रह रहा है या जहां उसका प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वो जुरिस्डिक्शनल एरिया कोर्ट का होगा, जो अपने को ध्यान में रखना है। लास्ट नंबर पे हमारे पास आ गया बहुत फटाफट से मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। अब ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट वहां होंगी, उन सिटीज में होंगी जहां हाई कोर्ट स्टैब्लिश करेगा जहां पे पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा की है। स्टैब्लिश इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, जहां पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज्यादा है। वहां चूंकि केसेस को थोड़ा सा इजी करने के लिए भी बहुत सारे नहीं तो इकट्ठे हो जाएंगे, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वहां अपॉइंट होते हैं, मेट्रोपॉलिटन कोर्ट बनती है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इज पावर एज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के जो पावर हैं वही चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के भी पावर होते हैं, बराबर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वर्ड आप सुनते हो ना कई बार, जो रेगुलेशन जो जनरली डिसीजन देने का काम, जुडिशियल डिसीजन का काम नहीं करता है, वो काम करता है लॉ को एग्जीक्यूट करवाने का, मैनेज करने का, उसको हम मजिस्ट्रेट बोलते हैं, बराबर, ध्यान रखिएगा। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एज पावर एज द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, वही फर्स्ट क्लास जो हमारा मजिस्ट्रेट रहेगा। अच्छा, अब यहाँ क्लासेस बनी हुई है ना, अलग अलग लेवल्स बने हुए हैं, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास भी वो सारे के सारे पावर होते हैं जो अपने को ध्यान में रखने चाहिए। चलिए जी, तो ये मेट्रोपॉलिटन में तो 4 तरह की बात हमने कर लिया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, देन हाई कोर्ट हो गया, देन हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो गए, और उसके बाद में मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए मेट्रोपॉलिटन कोर्ट हो गई, जहां पे मजिस्ट्रेट्स काम कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के लेवल के बराबर के अंदर ये काम करते हैं, जो अपने को ध्यान में रखना है। चलिए जी, तो ये सारी हमारी बात थी जो बहुत फटाफट से हमने कर ली है, उतना जितना आपके काम आ जाए। एक छोटा सा रिकॉल हम लोगों ने कर लिया है, होप सो कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। अच्छे से तैयारी करिएगा, ऑल द बेस्ट।